इंडिया न्यूज आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। शाम 5 बजे छठे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठे चरण में 25 मई को मतदान है। 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव है। हरियाणा की सभी सीटों पर मतदान है और वहीं उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। छठे चरण में बंगाल की 8, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। तो अलग अलग राज्यों पर इन सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं और चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं रैलियों का दौर जारी है। अलग अलग जगहों पर जाकर अपने नेताओं को जितवाने की अपील दिग्गजों की तरफ से हो रही है। अब ये कोशिश कितनी रंग लाएगी ये 4 जून के नतीजे बताएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा की सभी सीटों पर मतदान होंगे। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब छठे चरण में वोटिंग है। छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होना है, उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। चौबीस का रण, 25 मई को छठा चरण। छठे चरण का मतदान बढ़ गया घमासान। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग। 58 सीटों पर वोट युद्ध। किसका पलड़ा भारी? लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। इस फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में छठे चरण में जिन 8 राज्यों की सीटों पर चुनाव है, उसमें राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव है। ये चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीट पर चुनाव होने हैं। दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जोरदार टक्कर है। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता जेपी अग्रवाल से है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के विरोध में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चुनाव में खड़े हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली पर बीजेपी के मनोज तिवारी की लड़ाई इस बार कांग्रेस की कन्हैया कुमार से है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उदित राज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत का मुकाबला आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा से है, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी की भिड़ंत आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से है। आज केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी अभी आ रही है। वो मेरे साथ मेरे समर्थन में रोड शो करेंगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह और ऊर्जा देखते ही बनती है और जिस प्रकार का समर्थन पूरी दिल्ली और खासतौर पे मेरा चांदनी चौक का क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है, उनके 10 साल के कामों को दे रहा है, उससे मुझे पूरा विश्वास है हम चांदनी चौक की सीट रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे।
आज दोपहर में मेरे समर्थन में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी आ रहे हैं और वो भी लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर के वातावरण बहुत सकारात्मक है और सभी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 223 और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के रण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में पूर्व मंत्री मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा, मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। छठे चरण में जिन 58 सीटों पर 25 मई को चुनाव है, उन पर पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 58 संसदीय सीटों में से बीजेपी 40 सीट जीतने में कामयाब रही थी। बीएसपी 4 सीटें जीती थी, टीएमसी 3, बीजेडी 4, जेडीयू 3, एलजेपी 1, आजसू 1 और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1 सीट जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी 1 सीट जीतने में सफल हुई थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी जैसे दल अपना खाता तक नहीं खोल सके थे। बीजेपी ने हरियाणा और दिल्ली में क्लीन स्वीप करने में कामयाबी हासिल की थी। छठा चरण ऐसा है जहां कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, जबकि बीजेपी का एक छत्र राज कायम रहा था। कांग्रेस को अपना खाता खोलने ही नहीं, अगर सत्ता में वापसी करनी है तो बीजेपी के दुर्ग को भेदे बिना ये संभव नहीं है। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगानी है तो अपना दबदबा बनाए रखना होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों की भी अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। ऐसे में देखना है कि छठे चरण में किसका पलड़ा भारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुझे ये बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन सरकार बना कर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, मुद्दों की भरमार है। हर राज्य में हम देख रहे हैं लगातार चुनावी रैलियां चल रही हैं, प्रचार चल रहा है। ये प्रचार अब किसके पक्ष में जाएगा, जनता किसके वादों से आश्वस्त होगी, ये समय बताएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद मोहन, कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले आलोक जी का हम रुख कर लेते हैं। आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये चरण, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जहां हम देख रहे हैं, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, इस रण में हर कोई जीत के दावे कर रहा है, वायदे कर रहा है। लेकिन हकीकत के धरातल पर आप जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम दिल्ली का ही जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम मुद्दे हैं, जनता के जहन में क्या चल रहा है वो नतीजे बताएंगे। लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का जेल जाना? क्या ये सिंपैथी में तब्दील होगा या फिर इसके कुछ और नतीजे आप अपनी नजर से देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले हाल के नगर निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी जीती थी, कुछ सहानुभूति। लेकिन पहले से स्थिति इसकी बदली कि भाजपा ने अपने सारे उम्मीदवार बने। जेपी अग्रवाल जैसे चांदनी चौक में आज भी मैं मानता हूं कि प्रवीण केजरीवाल जी के साथ उनका एक मुकाबला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर, उनका विरोध तो शीला दीक्षित से लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी जिंदगी निकल प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो संपन्न व्यापारी परिवार के हैं। मैंने बड़ा समर्थित रहे, पुराने इंदिरा गांधी के समय पे काम किया। लेकिन आज चुनौती इसी तरह की है कि अब उनको इस इलाके में कपिल सिब्बल जी उनको कितना साथ दिए आप जानते हैं। पिछले सालों में कोई ऐसा बड़ा उन्होंने पॉलिटिकल काम किया नहीं, उसका नुकसान उनके बेटे बल्कि सक्रिय है। तो लेकिन उनको पार्टी ने कह दिया चूंकि आप करिए, तो मध्य प्रदेश में इंचार्ज बनाया था, उनको इसलिए हटा दिया कि वहाँ वो कमलनाथ उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हाईकमान तो इतना कमजोर था कि उन्होंने उनसे उनको वापस कर लिया। सुरजेवाला जी को भेजा और मध्य प्रदेश में सफाया हो गया पूरी पार्टी का, मतलब काफी हद तक हार गई। ऐसी स्थिति में हाँ, जैसे बांसुरी स्वराज है, उनका एक क्लीन इमेज, एक अच्छा पीछे वो बोलते विद्यार्थी परिषद वगैरह में पीछे सक्रिय थी, एकदम ओपनली आई लीगल जेल में रहने के बाद भी। लेकिन ऐसे जो चेहरे आते हैं जो देश में एक बड़ा बदलाव की उम्मीद जगाते हैं कि एक कंजर्वेटिव पार्टी भी लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी कंजर्वेटिव, उसमें एक मॉडर्न विदेश में भी पड़ी हुई। अब इस बार देखें, भाजपा ने ऐसे कई लोग जो संघ के लोगों को हटाकर, जहां यदि संघ का आदमी उम्मीदवार बिहार में, यूपी में, दिल्ली का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई, दिल्ली में भी ऐसे थे जो संघ के विशुद्ध परिषद के थे, वो तो पिछले चुनाव में पीछे हट दिया। धीरे धीरे पीढ़ियों के अंतर से, इसलिए बीजेपी का
परिणाम तब भारी हो सकता है जब उनका संगठन, जिसके कल की मीटिंग देखिए आप, उसमें चारों उम्मीदवार थे, बासुरी स्वराज और पूरा जहां प्रधानमंत्री थी, 2-2.5 लाख आदमी, मतलब मैं भी दिल्ली से सालों से नगर निगम 72 से कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं वहां गया तो नहीं था कल, लेकिन हमारे संवाददाता और जो साथी है उन लोगों से बात करके, तो ये सही है कि रिस्पांस लोगों का यदि रहता है, वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा, मैं भीड़ को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी, एक बच्ची कल गिर गई, अच्छा है जान बच गई। बांसुरी स्वराज का जो निकल रहा था रोड शो दिन में, वो ऊपर से देखने की उत्सुकता कि अरे एक युवा हमारी आ रही, इत्तेफाक है कि वो ऐसी जगह गिरी जो तुरंत दक्षिण दिल्ली का और नई दिल्ली के इलाके में ही कहीं पर। तो मेरा मानना है कि लोगों में उत्सुकता है कि युवा चेहरे आ रहे हैं, कोई अच्छे काम करने वाले लोग कौन कौन आ रहे हैं। यदि अब कई बारों में हम असहमत हो सकते हैं कि भाई ये तिवारी जो है वो तो बड़ा गायक रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में यूपी और बिहार का जितना वोट है, जो उन्होंने गांव में काम नहीं किया उसका नुकसान उनको हो सकता है, मैं आज भी कह रहा हूँ। लेकिन हाँ उनकी पॉपुलैरिटी, लोग कहते नहीं भैया हमारा तो है ना, दिल्ली में हम लोग 30 लाख 40 लाख लोग हैं, हमारे लिए यूपी और बिहार का आदमी दिल्ली में जो है पहाड़ का आदमी, धामी जी ने किया यहाँ पर, उसका असर धामी जी का यहाँ कितना जाने, लेकिन है कि हमारा अरे पूर्वोत्तर का आदमी आके कह रहा है बहन आपको वोट दे रहा, उस सबका असर जिन पार्टियों के पास है। कांग्रेस के पास ऐसे लोग हो, लेकिन कांग्रेस यदि खाली किराए पर लाए गए लोग होंगे, जानते ही नहीं कि चांदनी चौक का गली कौन सी है, यहाँ हम लोग आज भी यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल अंदर के गलियों में ले आ सकता हूँ, लेकिन जो बाहर से आया होगा वो तो भटकता रहेगा, उसे रास्ता ही गूगल नहीं बता पाएगा, गूगल हमारा घर का रास्ता नहीं बता पाता, पुलिस के अफसर मध्य प्रदेश से आते हैं, तो ये आप अंदाज लगाइए, क्योंकि कई गलियां कई मोहल्ले ऐसे हैं जो गूगल में भी समझ में नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो गूगल वर्सेस जो पार्टियां हैं वही कुछ कर सकती है यदि है, लेकिन बीजेपी का संगठन कमजोर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहा, हर्षवर्धन भी हट गए तो बड़ा नेता कोई, देखिए मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये मोदी के बल पर है, जिसकी मीटिंग 2 उनकी हुई है, इधर यमुना पार में हुई, एक उधर हुई, या अमित शाह गए या और जो लोग जा रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है, उम्मीदवार नए 5 लाने से 6 लाने से उसका ये फायदा बीजेपी के पास ज्यादा है, आम आदमी पार्टी संगठन नहीं है। जब जिनके आपने बांसुरी स्वराज के खिलाफ जो खड़े हैं, मैंने पत्नी को कुत्ते छोड़ करके, और कितना अदालत में मामला चला, ठीक है बाद में समझौते हो गए, लेकिन वो बहुत ही गंभीर मामला था, हम सब आप उसकी आलोचना करते हैं आज भी कि भाई ये तो कोई घटना हुई तब भी वो ठीक है, पत्नी तो भारत की पत्नी स्वीकार कर लेती है बाद में, लेकिन ऐसे जो उम्मीदवार यदि है तो उसको कौन चुनेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल आलोक जी, अरविंद जी जिस तरीके से आलोक जी अभी जिक्र कर रहे हैं कि कुछ ट्रेंड्स को बदलने की कोशिश हुई है बीजेपी की तरफ से, कुछ युवा चेहरों का वो जिक्र कर रहे हैं, साथ साथ जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर जो बीजेपी की तरफ से लगाए जाते थे, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे नेपोटिज्म के, इस तरीके की भी जो सीट जब सामने आए हैं चेहरे, तो उनमें घिरते हुए बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड्स बदलने की कोशिश कितनी कामयाब होगी, या फिर जिन आरोपों में घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को है, क्या उन्हीं आरोपों में बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री सबसे मैं मानूंगा कि स्टार कैंपेनर ही नहीं है, सबसे होशियार कैंपेनर ही है, और उनको जो कोई भी एडवाइस दे रहा है वो बहुत चीज़ें देख के और रोज की रिपोर्टिंग के बेसिस पे हो रहा है। बड़ी आसानी से आप देखिए, इधर जो भी 5वें के बाद उनकी जो भी बातें आई हैं उसमें परिवारवाद तीसरे नंबर पे आ गया है, कम्युनलिज्म और जातिवाद, उसके बाद परिवार, करप्शन का इशू खत्म हो गया, करप्शन का इशू वो अब नहीं उठा रहे। पहले ये था कि परिवारवाद और करप्शन ही सारा कुछ था, तो अब मुद्दे बदल के वो सांप्रदायिक, और सांप्रदायिकता में भी अपने जो भी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, उसको वो असल में अपोजिशन की सांप्रदायिकता का जवाब बता रहे हैं। तो चीजें सांप्रदायिकता की तरफ ले जाई जा रही हैं, और ये जो मसले छोटे उठे, ये जो छोटे अब वही साबित कर रहे हैं कि छोटे हैं, उनसे बात नहीं हो रही। तो पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से, क्योंकि चीजें जब लोकल लेवल पे आई हैं तो ये जो 400 का डिस्कोर्स था और मोदी की गारंटी का डिस्कोर्स था, वो डिस्कोर्स हल्का पड़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकार बड़ी होशियारी से चीजों को बदल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सारा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, हर जगह से उन्हीं की मांग है बार बार। दिल्ली जैसे शहर में दो सभाएं उनकी,
ये अपने आप में और इसी पर अरविंद जी आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। मैं एक बार रुख कर लेती हूँ अपने सहयोगी रैनिक दत्ता का। रैनिक, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें तो देखिए मुद्दों की तो भरमार है, सीए एनआरसी है, हिंदुत्व है, राम मंदिर है, ईडी है, तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ 35 सीटें जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा है। पिछली बार 18 सीटें रही, 17 सीटें रही और अब की बार सीधा बढ़ाकर 35 सीटें जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं, ग्राउंड पर किस तरह की रियलिटीज आपको नजर आ रही हैं? एकदम ही देखिए, बहुत सारे मुद्दा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा जो बीजेपी के तरफ से जो फोकस किया जा रहा है वो संदेशखाली इशू, उसके साथ सीएए और उसके साथ ही जो आरक्षण इशू भी सामने आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जब संदेशखाली इशू चल रहा था उसी टाइम में सीएए को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार से बीजेपी के ऊपर हमला किया जा रहा था, ममता बनर्जी की तरफ से टिप्पणी किया जा रहा था ये सीएए को लेकर। दूसरी तरफ ठीक 6 नंबर फेज का जब चुनाव होने जा रहा है उसके ठीक पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो वर्डिक्ट दिया गया है उसमें से ओबीसी रिजर्वेशन को कैंसिल किया गया है जो 2010 साल के बाद आया था। ये भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है ये चुनाव में, क्योंकि ये जो 6 नंबर फेज होने जा रहा है जिस जगह में मेदिनीपुर का मैक्सिमम एरिया, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और सेंट्रल मेदिनीपुर, ये जो जगह, इसके साथ पुरुलिया, बांकुड़ा, ये जो जगह है ये जगह में ओबीसी सेक्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी जगह में ये जो संरक्षण, ये आरक्षण को कैंसिल कर दिया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव में। और दूसरी तरफ अगर बोला जाए स्टेट का जो स्कीम, वो स्कीम भी एक फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच में। कौन सा स्कीम? वो स्कीम है टीएमसी की तरफ से जो स्कीम तैयार किया गया था लक्ष्मी भंडार। ये लक्ष्मी भंडार एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि ये जो सेक्टर में ये 8 जगह में जो मतदान होने जा रहा है इस जगह में महिला वोटर का संख्या सबसे ज्यादा है और इसी वजह से महिला वोटर को ये जो लक्ष्मी भंडार मिलता है इसका इफेक्ट वोट बैंक में मिलेगा कि नहीं, वोट का ईवीएम में मिलेगा कि नहीं, ये पता चलेगा 4 तारीख को। और ये जो जगह में सबसे हॉट सीट अगर बोला जाए तो तमलुक, काथी और नंदीग्राम ये जगह है, क्योंकि नंदीग्राम में 2021 साल में दिखा गया था, ममता बनर्जी खुद पार्टिसिपेट किए थे, कंटेस्ट किए थे शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट में और शुभेंदु अधिकारी उसी जगह में ममता बनर्जी को हरा के अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है और उस जगह को बोला जाता है अधिकारीगढ़, यानी शुभेंदु अधिकारी का जो जगह, उस जगह को डिफाइन किया जाता है शुभेंदु अधिकारी का जगह देखते हुए। और उसी जगह में चुनाव होने जा रहा है। उसी जगह का बीजेपी का एक तरफ उम्मीदवार है जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस था अभिजीत गंगोपाध्याय, उनको बीजेपी की तरफ से तमलुक लोकसभा सीट में कैंडिडेट डिक्लेयर किया है बीजेपी ने। दूसरी तरफ उनके खिलाफ में, उनके अगेंस्ट में टीएमसी का उम्मीदवार है एकदम यूथ जनरेशन, एकदम यंग जनरेशन, देवांशु भट्टाचार्य। इसीलिए तमलुक और काथी ये दोनों लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों पार्टी के लिए। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और उसके अलावा भी बिल्कुल मुद्दों की भरमार है और तमाम तरह के वायदे हैं। लगातार चुनावी रैलियों में भी अब देख रहे हैं कि उन मुद्दों का शोर जरूर सुनाई दिया। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार रैनिक आपसे अपडेट